Friends, welcome to Digital Learning. Myself Ankita Yadav representing CD Foundation School as PGT Physics. In last class, we were discussing about Newton's laws of motion. There we studied about Newton's first law, according to which an object remains in its state until an external force is applied on it. एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट स्टेट में रहता है, वो स्टेट रेस्ट की हो सकती है, मोशन की हो सकती है, जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगे। सेकेंड हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या करता है, मोमेंटम को चेंज कर देता है, मोमेंटम में चेंज कर देता है टाइम के रेस्पेक्ट। तो दूसरा हमने इसी का एक और पार्ट पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, कि जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट में वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर इज अ रिएक्शन फोर्स फॉर एवरी एक्शन। जो भी एक्शन फोर्स हम अप्लाई करेंगे किसी चीज़ पे, उसका एक रिएक्शन फोर्स होता है, और ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बट इन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो एक्शन फोर्स के बिल्कुल इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, कोई पर्सन है स्विम कर रहा है, स्विम करेगा, वो क्या करेगा, अपने हैंड्स से वाटर को बैकवर्ड करता है, तो वाटर उस पर क्या लगाएगा, उसने एक्शन किया, वाटर को बैकवर्ड किया, तो रिएक्शन फोर्स वाटर क्या लगेगा, वाटर क्या करेगा, उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा और उसको फॉरवर्ड क्या करेगा, पुश कर देगा। ठीक है, तो स्विमिंग में न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। दूसरा वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं तो चलते हैं तो भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। कैसे, हमने फिट से अर्थ को हम बैकवर्ड पुश करने की कोशिश करते हैं, तो अर्थ क्या करती है, हमारे फिट्स पे रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। इसी तरीके से बेटा फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड है, बर्ड क्या करती है, अपने विंग्स से एयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, तो एयर जो है उस पर रिएक्शन फोर्स लगाती है और वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, फोर्स लगाती है एयर बर्ड्स के विंग पे, तो उस वजह से वो क्या कर पाती है, फ्लाई कर पाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को न्यूटन्स लॉ, इजी है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम जो है एक सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम कांस्टेंट रहता है मतलब कि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो हमेशा मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर जितना मोमेंटम पहले होता है सिस्टम का, उतना ही उस रिएक्शन के बाद, या हम कह सकते हैं उस कोलिजन के बाद होगा। तो मोमेंटम जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने सुना है रिकॉइलिंग ऑफ गन, आप क्या करते हैं, फायर करते हैं तो क्या होता है कि गन से, मान लो हमने गन को शोल्डर पे रख के फायर करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बुलेट सबसे पहले जब गन से हमने बुलेट को फायर नहीं किया है, गन को फायर नहीं किया, तो क्या हुआ, बुलेट भी गन में रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे हमारे शोल्डर पे, मतलब दोनों ही रेस्ट पे है, दोनों का मोमेंटम कितना हुआ, जीरो हुआ ना। एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन का। तो बिफोर फायरिंग बुलेट और गन दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो बिफोर फायरिंग दोनों का मोमेंटम कितना हुआ, 0 गन का और 0 बुलेट का। उसके बाद क्या हुआ बेटा, हम देखते हैं कि जब हम फायरिंग कर देते हैं, फायरिंग करेंगे तो बुलेट मूव करती है, बुलेट मूव करेगी तो मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये है आफ्टर फायरिंग। प्लस अब देखिए
मोमेंटम ऑफ पहले कितना 0, बट यहाँ पे आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम है। इसका मतलब कि गन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, गन का भी मोमेंटम होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं तो ये 0 नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिफोर आफ्टर फायरिंग भी हमारा मोमेंटम कितना आना चाहिए 0, क्योंकि मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो बिफोर फायरिंग अगर मोमेंटम 0 है तो आफ्टर फायरिंग भी उसे क्या होना पड़ेगा 0। इसलिए यहाँ पे गन का सॉरी बुलेट का मोमेंटम तो आ गया, बट गन का मोमेंटम कुछ इस तरीके से होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि ये बुलेट के मोमेंटम को क्या कर दें 0 कर दें। इसीलिए जो गन है वो रिकॉइल करती है, बुलेट आगे मूव करती है, तो गन जो है उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उतनी ही वेलोसिटी से, सॉरी उतनी का मतलब यहाँ है कि मोमेंटम को कंजर्व रखने जितनी वेलोसिटी से, मोमेंटम को कंजर्व रखने जितनी वेलोसिटी से क्या करेगी, रिकॉइल करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे कैसे होगा। फर्स्टली इस पे मोमेंटम को कंजर्व कैसे रखते हैं उसका प्रूफ देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। तो सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट लिए ए और बी, जिनका मास है m1 और m2, मूव कर रहे हैं वो इनिशियली u1 और u2 वेलोसिटी से। उसके बाद ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आए और उसके बाद ये टकरा के कोलिजन के बाद अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर जाते हैं। आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और v2। ये बिफोर कोलिजन है और ये क्या है आफ्टर कोलिजन। अब देखिए बेटा, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले ऑब्जेक्ट का ए ऑब्जेक्ट का मास कितना है m1 और ए ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है u1, तो मोमेंटम कितना होगा m1 u1। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v1, तो m1 v1। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन कितना हुआ m2 u2। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन कितना हुआ, क्योंकि वेलोसिटी v2 हो जाती है तो m2 v2। अब देखो टाइम के साथ इनका मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो m1 v1, क्योंकि ये मोमेंटम हो जाता है बिफोर आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम, तो दोनों का क्या ले लेंगे डिफरेंस। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम सॉरी आफ्टर कोलिजन मोमेंटम माइनस बिफोर कोलिजन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हमने चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख लिया है। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या कहते हैं, उसको फोर्स कहते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए है, तो फोर्स ऑन ए क्या हो जाएगा F1 से रिप्रेजेंट किया, इसके इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, फोर्स ऑन बी हो जाएगा, F2 से रिप्रेजेंट किया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू माइनस F2। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दो बॉल्स थी हमारी, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया F1 इज इक्वल टू माइनस F2। दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो वैल्यूज रखी माइनस साइन के साथ, जब इसको सोल्व करेंगे टी से टी कैंसिल, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2 और इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन था और ये है आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों ही मोमेंटम क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है इक्वल। तो इसीलिए हम कहते हैं मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।